Okay, so let's start with first chapter vectors. हमने कुछ क्वेश्चंस कल सॉल्व किए थे बट दैट वाज नॉट इन रिकॉर्ड, तो अभी हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे एंड दे शुड आल्सो गो इनटू रिकॉर्डिंग. तो पहला क्वेश्चन तो इजी है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बी जीरो? यस, इट कैन बी जीरो. जब आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सो व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स equal in magnitude but opposite in direction, such two vectors add up to give you 0. तो ऑप्शन नंबर सी आएगा. सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, the sum of magnitudes of two forces acting at a point is 18. The magnitude of the resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitudes of forces? तो sum of magnitudes of two forces. मान लेते हैं एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, दोनों का एडिशन 18 है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, राइट. और उसका रिजल्टेंट जो बोला है आपको दैट इज 12, और ऐसा बोला है कि रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री पे है. किसको? स्मॉलर फोर्स को. स्मॉलर फोर्स मैं मान लेता हूँ F1 स्मॉलर है, लेट F1 इज लेस देन F2. तो एज यू नो यहाँ पे, एज यू नो दिस इज, लेट अस से F1 को रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट इज लाइक दिस. तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट फोर्स R, ये आपका आ गया रिजल्टेंट F1. तो F1 को अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो इन दिस केस F2 विल बी समथिंग लाइक दिस. So you already see from here F2 is hypotenuse. So F2 square will be R square plus F1 square. क्वेश्चन में जो दिया है हमने बस वही यूज किया है. क्वेश्चन में बोला है कि रिजल्टेंट R स्मॉलर फोर्स को परपेंडिकुलर होगा, तो कोई भी एक अज्यूम करना पड़ेगा कि स्मॉलर है. F1 इस स्मॉलर मान लिया तो F2 बन गया हाइपोटेन्यूज. तो F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर आ जाएगा. तो F2 माइनस F1 into F2 plus F1, ये आपका R square आ जाएगा. Now from equation number 1 you already have F1 plus F2 as 18. तो F2 minus F1, 18 और R का square that is 12 का square. तो F2 minus F1 is 144 by 18 that is equal to 8. तो F2 minus F1 आपके पास 8 आया था. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे. इफ यू ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू गेट 2F2 इक्वल टू 26, मतलब F2 इज इक्वल टू 13. F2 13 है तो F1 5 आएगा. 5 and 13. दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. तो सिंपल एग्जाम्पल था. इट्स वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऐसा आपको सॉल्व करना है. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A vector A bar is turned without a change in its length. So you have a vector A bar जो हमने टर्न किया था without changing its length. So we have just turned this vector without changing the length. So it is making some angle d theta. आपको पता होना चाहिए in such cases ये जो opposite side होता है d theta का, this is delta A bar. This is change in magnitude. Delta A bar, change in direction, sorry, right? And as you know, delta A bar का mod value, ये by definition ये जो साइड होता है A मल्टीप्लाइड बाय एंगल, ये आपने स्कूल में सीखा है. रेडियस इनटू थीटा इज आर्क लेंथ. तो A d थीटा दैट इज समथिंग यू हैव लर्नड इन योर स्कूल टाइम. तो ये तो आ गया. एंड डेल्टा A मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ वेक्टर. हमने वेक्टर को OA से OB पे ले गए, तो डिड वी चेंज लेंथ? वी डिड नॉट चेंज लेंथ ऑफ वेक्टर. हमने वेक्टर का लेंथ चेंज नहीं किया है. वी डिड नॉट चेंज लेंथ ऑफ वेक्टर. तो व्हिच मींस that is equal to 0. So A d theta and 0. This is what you have. Okay. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन.
Next question, question number 4. Okay, so in question number 4, you have a regular hexagon A, B, C, D, E, F. What is the value of AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar and AF bar? तो easy question है. As you see from diagram, AB bar को हम लिख सकते हैं AO plus OB, right? तो AB bar you can write as, from diagram, AB bar you can write as AO bar plus OB bar, and AC bar you can write as AO bar plus OC bar. उसके बाद AD बार बोला है, इसको आप लिख सकते हो AO बार plus OD बार. Then AE बार you can write as AO plus OE. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ AC बार को बोल रहा हूं AO plus OC. AD को मैं बोल रहा हूं AO plus OD, AO plus OE, so on so forth. तो AF बार is equal to AO बार प्लस OF बार. इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दोगे अगर आप, इफ यू ऐड ऑल दिस, ओके, आपको यही तो चाहिए ना, यू वांट टू फाइंड आउट दिस ओनली. मैं इसको आर बार बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम लिटिल बिट लेजी, तो मैं इसको आर बोल रहा हूँ. मैं सबको ऐड कर दूंगा, ये बन गया आर बार, राइट? तो यू हैव आर बार हियर. इन सबको ऐड करोगे तो AO बार 1, 2, 3, 4 and 5 टाइम्स. So you have R bar equal to 5 times of AO bar. Plus, अब what do you see from here? OB को opposite है OE, मतलब OB और OE equal in magnitude but opposite in direction. Okay, तो OB और OE हो जाएगा cancel out. तो OB और OE हो जाएगा cancel out. So this will be cancelling out. Similarly, OF और OC इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये भी हो जाएगा कैंसल आउट. तो यू विल कैंसल आउट OF एंड OC. तो क्या बचेगा? सिर्फ OD वेक्टर ऐसा था जो कैंसल नहीं हुआ. तो आपको मिल गया R बार विच इज AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF एज 5 टाइम्स ऑफ AO प्लस OD. लेकिन AO वेक्टर और OD वेक्टर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, both are equal in magnitude and same in direction also, but you know AO vector is equal to OD vector, therefore you will have R bar as 5 AO bar plus AO bar, that is equal to 6 AO bar. सिंपल सा क्वेश्चन था. आपको सिर्फ क्या करना है, AB को AO प्लस OB, AC को AO प्लस OC, AD को AO प्लस OD. ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आंसर में हमको इन टर्म्स ऑफ AO बार ही चाहिए. We want answer only in terms of AO bar. That's why we have done it like this. तो ऐसा आपको सॉल्व करना है. Okay. Then next question. अब इस क्वेश्चन का मैंने एक फॉर्मूला बना के दिया है, डिटेल्ड फॉर्मूला मैंने कल लिया था, मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया है. तो आई विल नॉट गो इनटू डेरिवेशन. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको. इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक सर्कल है, राइट? सपोज एक पार्टिकल है विच इज एट पॉइंट ए, एक पार्टिकल है, लेट अस जस्ट टेक वन पार्टिकल. यू मस्ट नो, मैं अभी तक क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे. लेट अस अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स, लेट अस रिवाइज बेसिक थिंग. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब एक पार्टिकल ए पोजीशन पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर यू ऑलवेज डिनोट बाय आर बार. हमने ओरिजिन हमने सेट कर दिया है सेंटर पे, तो ये हो गया आर बार. आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट. नो मैटर कहां पे पार्टिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट.
So it is always along tangent. All right. Okay, then now जब पार्टिकल ए पे था वहां से जब वो बी पे गया तो एंगल बन गया थीटा। अगर ओ ए और ओ बी इस दो लाइंस में अगर एंगल थीटा है तो यू सी वेलोसिटी एट ए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी एट बी ये ओ बी को परपेंडिकुलर है। तो अगर दो लाइंस, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, अगर इन दो लाइंस में एंगल थीटा हुआ तो इन दोनों लाइंस को जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगे उसमें भी एंगल थीटा होगा। एंड यू शुड नो वन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, आप वेक्टर को जहां चाहो उठा के वहां रख सकते हो, यहां भी रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, प्रोवाइडेड यू आर नॉट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैंने यहां से वेक्टर को उठाया और इसको यहाँ पे रख दिया। तो इन दोनों लाइंस में, वेक्टर्स में एंगल थीटा होगा। क्यों थीटा होगा मैंने अभी बताया है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा, then the angle between two lines perpendicular to these two lines is also theta. The basics should be clear. And as you know, अभी मैंने बताया a बार, हमारे क्वेश्चन में a की जगह पे v बार है, ये भी v बार है, ये भी v बार है। तो उसके सामने का जो साइड होता है एंगल के सामने का, that gives you delta vector square, delta vector basically, which means in this question ये जो अपोजिट साइड है थीटा को, that gives change in vector due to direction delta v बार। ये है v बार, ये है v बार, थीटा के सामने वाला साइड है डेल्टा v बार। अब आपको कोसाइन लॉ पता होना चाहिए। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इफ यू हैव अ ट्राइंगल लेट्स से विद साइड a b एंड c एंड दिस एंगल इज थीटा, अगर आपको c का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ c, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दैट इज कोसाइन लॉ ऑफ कोसाइंस cos थीटा। सिमिलरली अगर आप इस ट्राइंगल पे फोकस करोगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो। मैं क्वेश्चन पे आया नहीं हूं, मैं आपको यहाँ पे क्या करके दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ। आपको एग्जाम में डिराइव नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब एक पार्टिकल जाएगा अलोंग सर्कल, when a particle is performing UCM, uniform circular motion, मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। if a particle is performing UCM, when it is going from one point A to other point B, the change in its velocity due to change in its direction is given by a formula, हम लोग वो डिराइव कर रहे हैं। तो अब ये जो ट्राइंगल है, हमारा इंटरेस्ट है टू फाइंड आउट डेल्टा वी, राइट। तो यही रूल, कोसाइन रूल अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे डेल्टा वी स्क्वायर, एक साइड v इसका स्क्वायर, दूसरा साइड v इसका स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट साइड सेकंड साइड कॉस ऑफ थीटा। तो आपको मिल जाएगा डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। Therefore, you will get delta v square equal to 2v square common 1 minus cos theta. Therefore, you will get delta v square as 2v square 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Therefore, you will get delta v square as 4v square sin square theta by 2. Therefore, you will get delta v equal to root of 4v square sin square theta by 2. Therefore, you will get delta v is equal to 2v sin theta by 2. तो
आपको ये सारा का सारा पता होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, सो यू शुड नो दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पढ़ो। लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर। वॉच है, उसमें सेकेंड हैंड है, उसमें 3 हैंड होते हैं, सेकेंड, मिनट एंड आवर। तो सेकेंड हैंड का लेंथ मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि टिप इज द ओनली पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज टेंजेंट। मैंने इसलिए बोला था दैट यू शुड ऑलवेज नो बेसिक्स। ऐसा है, टिप इज द ओनली पॉइंट जिसका वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है ना, राइट? तो इन्होंने क्या बोला है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप इन 15 सेकेंड्स। पहले तो हम को बेसिक्स पता होना चाहिए। ये 12 मार्किंग होता है, ये 3 मार्किंग होता है, घड़ी में ये 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड में। एंड बाय द वे, घड़ी के कांटे क्लॉकवाइज जाते हैं, राइट? दे गो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जाते हैं मतलब पहले, जब अभी एक पॉइंट कोई भी मान लो ना, रेफरेंस पॉइंट कोई भी मान लो, बोल दो कि पहले घड़ी का कांटा 3 पे था, या फिर पहले घड़ी का कांटा 12 पे था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर पहले घड़ी का कांटा 6 पे था, डजंट मैटर, वेयरएवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। सपोज पहले 12 पे था, तो वेलोसिटी इज टेंजेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। 15 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद ऑब्वियसली घड़ी का कांटा यहाँ पे आएगा। 15 सेकंड 15 सेकंड्स, ओके, क्योंकि सेकंड हैंड की बात चल रही है हमारी, तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वो यहाँ पे आएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी अगेन टेंजेंट, राइट? एंगल कितना बना, एंगल 90 बना, तो थीटा कितना है, 90 है। हमको फॉर्मूला पता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी का, डेल्टा वी इज 2v sin थीटा बाय 2, तो 2v sin थीटा बाय 2, राइट? बट v इज r ओमेगा साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना बना, 90, 90 बाय 2, तो 2r ओमेगा साइन ऑफ 45। What is radius? 1 centimeter. So 2 into 1 centimeter. What is omega? 2 pi by time period. Sine of 45 is 1 by root 2. Okay. What is time period of second hand? Second hand अपना एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 60 seconds. तो 2 into 2 pi by 60 ऐसा आ गया 1 by root 2, मतलब ये आ गया आपका 2। इसको सॉल्व करो, ओके, इसको सॉल्व करो। सो यू हैव टू सॉल्व दिस एंड देन व्हाटएवर इट इज फाइंड आउट आंसर। तो ये आ जाएगा 1 जा 30 जा, तो ये आ गया आपका √2 पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर डी। So I don't want you to derive this, but I want you to know this. This is important, and this can be applied to find out change in momentum also. अगर चेंज इन मोमेंटम बोला होगा डेल्टा पी, तो दैट इज एम डेल्टा वी, और डेल्टा वी तो निकाल के रखा है आपने, तो m इंटू 2v साइन थीटा बाई 2 हो सकता है, सिंपल, राइट? सो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में you have to be little careful because otherwise it will create a lot of confusion. मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, even though we are revising this question, मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा यहाँ पे। एक फोर्स है F bar which is given by minus k y I cap plus x j cap, where k is a positive constant. It acts on a particle moving in xy plane. So there is a particle which is moving in xy plane. तो xy plane में एक particle move हो रहा है. So let's say you have a particle over here which is moving in xy plane. Starting from origin, इसलिए मैंने पहले origin पे ले लिया. The particle is taken along positive x-axis to a point A0. तो उसको straight line में हम लेके आए A0 point पे.
एंड देन पैरेलल टू y एक्सिस, उसके बाद हम उसको स्ट्रेट लाइन में लेके गए, वी टुक दिस अलोंग स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और उसको बाद में हम यहाँ पे लेके आए एट सम पॉइंट b विच इज a, a। ओके, टोटल वर्क डन पूछा है आपको, तो सबसे पहले वर्क डन इज f बार डॉट डिस्प्लेसमेंट बार। ये क्वेश्चन अलग अलग मेथड से सॉल्व होता है, you can solve it from 2 different methods, you can solve this, okay, right? मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो हमने कल कवर किया था। हम इसको 2 पाथ में ब्रेक कर लेंगे, पाथ नंबर 1 0 to a, पाथ नंबर 2 a to b। तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज वर्क डन अलोंग पाथ 1। तो पाथ 1 जब फोर्स की बात की है, फोर्स का जनरल इक्वेशन क्या है, माइनस के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। एक कंफ्यूजन या एक डाउट ऐसा होता है कि हम तो पाथ 1 से जब आ रहे थे तो 0 से यहाँ पे आए होंगे, फिर 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 ए पे जाएंगे ना, करेक्ट। तो फिर x की वैल्यू कौन सी लिखनी, फाइनल वैल्यू लिखनी। You always write down value of x or y as final values. What are final values of x and y? A and 0. So f bar is minus k 0 I cap plus a j cap. Therefore f bar is minus k a j cap, ऐसा आता है वो। Displacement vector is always initial position vector minus final position vector, उल्टा, final position vector minus initial position vector। By the way, along path 1 पहले वेक्टर कहाँ, पहले पार्टिकल कहाँ था, ओरिजिन पे ही था। जब पहले पार्टिकल ओरिजिन पे ही था तो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। फाइनली कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या बन गया इसका, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या बन गया इसका, दिस वेक्टर इन द ग्रीन, ये आ गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट डाउन पोजीशन वेक्टर, आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज एक्स, ए आई कैप, वाई इज 0, तो आपके पास आर बार क्या आ गया, ए आई कैप। व्हाट इज वर्क डन, एफ बार डॉट आर बार माइनस के a j cap डॉट r bar is a I cap, ये आ गया माइनस के a स्क्वायर j cap डॉट I cap, बट j cap डॉट I cap इज 0, क्यों, क्योंकि j cap इज y डायरेक्शन एंड I cap इज x डायरेक्शन। डॉट प्रोडक्ट में cos आता है, अगर आपको याद होगा तो a bar डॉट b bar is ab cos थीटा, तो j cap डॉट I cap इज मैग्नीट्यूड ऑफ j, magnitude of j is 1, यूनिट वेक्टर है वो, I1 cos of angle between I and j 90, what is cos of 90, 0, तो ये 0 आता है। तो work done along path 1 is 0. Similarly you can find out along path 2, path 2 के along force आप लिखोगे माइनस के y I cap प्लस x j cap, ओके। अभी ऐसा है जैसे मैंने बताया, x और y के वैल्यूज कभी भी फाइनल वैल्यूज, फाइनली क्या है, a और a, तो ये आप लिखोगे माइनस के, यू विल राइट डाउन दिस एज माइनस के a I कैप प्लस a j कैप, ऑलराइट। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर, I mean displacement vector is difference of position vector, ये चीज पता होनी चाहिए। Displacement vector is difference of final and initial position vector, ये पता होना चाहिए आपको, अगर ये नहीं पता होगा तो फिर will be a trouble। तो the idea here is work done is not minus ka square, work done along path 1 is 0, क्योंकि j cap dot I cap 0 होता है, इसलिए 0। You cannot say work done is force into distance here, so
here it is minus k a square j cap dot I cap which is 0, तो 0 आएगा पाथ 1 के अलोंग। पाथ 2 के अलोंग 0 नहीं आएगा। पाथ 2 के अलोंग सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते आना चाहिए। यू नीड टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट, you have to see this, okay? Where do you get confused is y cap x j cap, y के साथ I cap है, x के साथ j cap है, और o से जब a पे आ रहा था तो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0 है, तो 0 I cap प्लस a j cap, तो फोर्स में j कैप आएगा, I कैप नहीं आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है और होता है। तो यू आर गेटिंग कंफ्यूज क्योंकि आप यहाँ पे y की जगह पे x लिख रहे हो और x की जगह पे y लिख रहे हो, जबकि क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो नाउ द थिंग इज हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बार इज, मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको, x2 I कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 I कैप प्लस y1 j कैप। पार्टिकल a पॉइंट से, मतलब x1 y1 मतलब a0 से चलना स्टार्ट किया था और वो गया था b पॉइंट पे, मतलब x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट्स थे a एंड a। तो x2 is a, y2 is a, x1 is a, y1 is 0। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a I कैप प्लस a j कैप माइनस a I कैप, कैंसल कैंसल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बार इज a j कैप, राइट। तो वर्क डन अलोंग पार्ट 2 इज f बार डॉट r बार। f बार अभी अभी आपने फाइंड किया, माइनस k a I कैप प्लस a j कैप डॉट r बार इज a j कैप। तो माइनस k, इन दोनों में से a कॉमन, ये a है, a स्क्वायर हो गया, I कैप प्लस j कैप डॉट j कैप, तो ये आ गया माइनस के a बार I कैप डॉट j कैप प्लस j कैप डॉट j कैप, तो ये आ गया माइनस के a स्क्वायर, I कैप डॉट j कैप इज 0, j कैप डॉट j कैप इज 1, तो माइनस के a स्क्वायर इज वर्क डन। So total work done W is work done along path 1 which was 0 plus work done along part 2 which is minus k a square। तो ये आपका आ जाएगा माइनस के a square। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। Make sure you are writing down or you are reading out formula of given equation of force correctly। अगर आपने गलती से x I कैप और y j कैप लिख दिया तो you may get wrong answer, you may get wrong answer, okay? तो यहाँ पे बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आपको वेक्टर्स का बेसिक्स नहीं पता है then you will be in trouble here। वेक्टर्स का बेसिक्स पता होना चाहिए। You should know what is unit vector, you should know unit vector का magnitude 1 होता है, you should know दो mutually perpendicular vectors का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको, okay? So this is how you can do it। And force into displacement ये नहीं चलेगा, force vector dot displacement vector is work done। फिर आपको displacement vector कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। मैं बता देता हूँ this time, but next time you have to be prepared with all this। मान लो हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लेते हैं हमारे पास पार्टिकल पहले a पोजीशन पे था जिसका पोजीशन वेक्टर बोला मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा वो वेक्टर कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। इफ यू से पोजीशन वेक्टर, दैट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो इस केस में स्मॉल a बार ये है पोजीशन वेक्टर,
मान लो वो ए से बी पे गया, पार्टिकल ए से बी पे गया और बी का पोजीशन वेक्टर था स्मॉल बी बार, स्मॉल बी बार। पार्टिकल कहां से कहां गया, पार्टिकल कहां से कहां गया, ए से बी गया, ए से बी गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया ये आपका ए बी बार, है ना। हैव यू लर्न ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? आई होप यू हैव। तो ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू ओ बी बार, ओ ए बी इक्वल टू ओ बी। दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड इन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर इसका मतलब ए बी बार क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। व्हाट इज ओ बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, बी बार। व्हाट इज ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ए बार। तो मैंने बताया था कभी भी डिस्प्लेसमेंट लिखते टाइम पे ए से बी डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ए बी वेक्टर, तो बी का मतलब जो आप लेटर बाद में लिख रहे हो ए बी, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यही मैंने किया है, मैंने वही किया है यहाँ पे। मैंने क्या किया, जो फाइनल पॉइंट था बी, है ना, लुक एट डायग्राम, लुक एट डायग्राम, ये बी फाइनल पॉइंट था, इसका x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स थे। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं, बी बार कैसे लिखूंगा, हाउ डू यू राइट आउट पोजीशन वेक्टर, x2 i कैप प्लस y2 j, ऐसे लिखते हो ना। हाउ डू यू राइट डाउन a बार, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, वही तो किया है मैंने, ये b का पोजीशन, ये a का पोजीशन, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वही तो किया है। I have not done anything new here. You have to know such basics. Okay, good. So I hope you know now and there is no confusion. This question, you have to read it properly first of all. A metal sphere is hung by a string fixed to a wall. ऐसी एक रस्सी थी, यहाँ पे एक स्पीयर था। Sphere is pushed away from the wall. फिर इस स्पीयर को पुश कर दिया अवे, तो ये उसका न्यू पोजीशन आ गया, दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ दैट स्पीयर। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्पीयर आर शोन इन द सेकंड डायग्राम। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो, कौन सा गलत है। यस्टरडे ऑल ऑफ यू वर डूइंग द अदर वे अराउंड, कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये पूछा है। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज कंपोनेंट, कंपोनेंट करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू स्प्लिट द वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट। आपको पता है जब भी स्ट्रिंग की बात होगी तो टेंशन T इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज अलोंग पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन, तो ये टेंशन T आ गया, तो ये T cos थीटा हो गया, क्योंकि थीटा को लग के कंपोनेंट बाय डेफिनेशन व्हाट इज कॉस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट एडजेसेंट, तो थीटा को एडजेसेंट होता जो साइड है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और ये आ गया साइन कंपोनेंट। तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर, टी कॉस थीटा ने वेट को बैलेंस किया, टी साइन थीटा ने पी को बैलेंस किया, करेक्ट। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू पी बाय डब्ल्यू, टी टी कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan, tan थीटा इज पी बाय डब्ल्यू, तो P इज इक्वल टू W tan थीटा। मतलब ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है, दिस इज राइट स्टेटमेंट, नॉट रॉन्ग। वो आपसे रॉन्ग पूछ रहे हैं, ये करेक्ट है। और एक चीज समझ लो, कभी भी अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस बैलेंस, तो उस सिस्टम पे कितने भी फोर्स लग रहे होंगे, एडिशन ऑफ ऑल दोस फोर्सेस इज जीरो। मैं वापस बता रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया F1, एक फोर्स लगा दिया F2, यहाँ पे फोर्स लगा दिया F3, यहाँ पे फोर्स लगा दिया F4, यहाँ और एक फोर्स लगा दिया F5, यहाँ और एक फोर्स लगा दिया F6, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, इट इज नॉट मूविंग। इसका मतलब सारे फोर्सेस का एडिशन जीरो होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है,
आपने इसको एक बार अवे पुश कर दिया, उसके बाद वो वहीं पे रेस्ट पे है, मतलब टेंशन का फोर्स प्लस अप्लाइड फोर्स प्लस वेट इज इक्वल टू 0, मतलब स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। नाउ लुक एट फोर्सेस, एक टेंशन फोर्स यहां था, एक पी फोर्स यहां था और एक वेट नीचे की तरफ है। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, more or less like this. So you have tension T, P and W. मैंने आज के सेशन में ही बताया, doesn't matter, you can move the vectors wherever you want unless you are changing the direction or the magnitude. इसको उठा के यहाँ रख दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। ओके, doesn't matter. Then मैंने वो इंटेंशनली थोड़ा छोटा किया इसको। So what I am saying is this. Okay, तो ये जो P वेक्टर था, ये P वेक्टर पहले यहाँ था, इसको मैंने यहाँ रख दिया, इस वेट वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। तो ये जो वेट है W, इट इज दिस, P इज दिस, टेंशन T इज दिस, राइट एंगल ट्राइंगल। तो T स्क्वायर इक्वल टू W स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, मतलब C भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन आंसर नंबर डी, not correct statement. Statement is wrong. D statement is wrong, but for us, answer is correct. Okay, good. यहां तक कल हमने किया था, right? Now let's move ahead with more questions. Question number 8 and 9 वो 1D मोशन में मैंने ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि वहां पे हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी की बात वैसे भी करनी है, तो मैंने मूव कर दिया उसको नेक्स्ट सेशन के लिए। तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चन नंबर 10, एक वेक्टर है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स गिव इट सम नेम, ए बार। देयर इज अ वेक्टर ए बार 0.4 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस c k कैप। दिस रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? अगर मेरे पास एक वेक्टर है, उसका x कंपोनेंट ax है, उसका y कंपोनेंट ay है, उसका z कंपोनेंट az है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो? यू राइट डाउन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर plus az square. This is magnitude of a vector. So to find out magnitude of a given vector, take square root of x component square plus y component square plus z component square. तो यहाँ पे x component क्या है? 0.4. y component क्या है? 0.8. z component क्या है? c. तो क्या फाइंड करना है? c. राइट, तो मॉड ऑफ ए इज 1, बोला ये यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज मॉड ऑफ ए? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 आना चाहिए। अंडर रूट ऑफ ax इज 0.4 का स्क्वायर, ay इज 0.8 का स्क्वायर एंड az इज c स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 0.4 का स्क्वायर 16 into 10 पावर माइनस 1, मतलब 1.6। 0.8 का 64 into 10 पावर माइनस 1, मतलब 6.4 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने स्क्वायर कर लिया दोनों साइड्स पे। ओके, देन 16 and 64, 80 into 10 पावर माइनस 1, राइट, प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, गुड गुड। तो what does this give you? देखो, एक छोटी गलती होती है, मैं बता रहा हूँ। I know where it is going wrong, but you have to know when doing it in exam. प्रॉब्लम क्या होगा बताता हूँ आपको मैं। तो ये आ जाएगा आपका 80 into 10 पावर माइनस 1, मतलब 8 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब c स्क्वायर इज 1 माइनस 8, मतलब माइनस 7। c स्क्वायर माइनस 7, तो c इज अंडर रूट ऑफ माइनस 7, इमेजिनरी नंबर बन गया।
समथिंग वेंट रॉन्ग. व्हाट वेंट रॉन्ग? 0.4 का स्क्वायर मतलब 4 into 10 power minus 1 का स्क्वायर मतलब 10 power minus 1 का स्क्वायर होता है 10 power minus 2 minus 2 तो ये 0.8 होगा. ओके, तो this happens when you are in hurry. तो यहाँ पे ध्यान देना, you have to pay attention here. So c square is 1 minus 0.8, that is 0.2. So c is under root of 0.2. ऑप्शन में कहीं तो दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी. खत्म. ओके, राइट. तो थ्रू आउट दिस कोर्स, जो हमारा क्रैश कोर्स है, ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स मैं करके पहले बता दूंगा कि ये नहीं करना है एग्जाम में, राइट. तो इफ यू आर इन हरी, पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ एरर्स. ओके, या फिर वो 0.4 को 4 into 10 power minus 1 लिखना ही नहीं, फिर नहीं लिखना, क्योंकि उसका स्क्वायर करने जाओगे तो गलती हो सकती है. तो डायरेक्टली कर दो. 0.4 का स्क्वायर 0.16 होता है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन 1 इज लेस देन 1. कोई भी नंबर जो 1 से छोटा है उसका स्क्वायर 1 से छोटा ही आता है. सो दिस इज वेयर यू हैव टू पे अटेंशन. सो ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंगल्स which a vector I cap plus j cap plus root 2 k cap makes with x, y and z axis respectively. The angles with which a vector makes, देखो इन शॉर्ट क्या करना है बता देता हूँ. हमारे पास x एक्सिस है, हमारे पास y एक्सिस है, हमारे पास z एक्सिस है. So you have x axis, you have a y axis, you have y axis. मैं y axis यहाँ दिखाऊंगा. You have z axis. There is a vector. There is a vector. ऐसा एक वेक्टर है मान लो. Some vector. क्या नाम देंगे? a बार बोल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है. Call it as whatever you want. a बार I cap plus j cap plus root 2 k cap. ओके, आपको पूछा है ये a बार x के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये a बार y के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये z के साथ कितना एंगल बनाएगा. आपने 11th स्टैंडर्ड में डायरेक्शन कोसाइंस नाम की एक चीज सुनी होगी. डायरेक्शन कोसाइंस मतलब what angles a given vector is making with respect to x, y and z. With respect to x को हम बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. तो अगर आपको याद है, हाउ डू यू डिफाइन डायरेक्शन कोसाइंस? सबसे पहले आप गिवन वेक्टर को लिखते हो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स. तो a बार इज ax I cap प्लस ay j cap and az k cap. फिर आप बोलते हो cos of alpha by definition is ax by a. उल्टा मत लिख देना. I'll tell you why. You will understand in a while कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. पहले समझ लो, फिर गलती कहाँ होती है वो बता देता हूँ. Cos of beta, this is ay by a. Okay. You have cos alpha ax by a, cos beta ay by a, and then you have cos gamma which is az by a. ये definition है. These are called as direction cosines. So these are called as DCs. Direction cosines. Cosines which gives you direction. तो इसको बोलते हैं direction cosines. Obviously यहाँ पे ax आपका 1 है क्योंकि I कैप के साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है. ay 1 है क्योंकि j कैप के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है. और az रूट 2 है. तो हमको क्या क्या लगने वाला है? हमको ax, ay, az और a. How do you find out a? a is under root of ax square plus ay square plus az square. तो ax square मतलब 1 square plus 1 square plus root 2 का square. मतलब ये आ जाएगा 1 plus 1 plus 2 root of 4 is 2. करेक्ट. अब आप cos अल्फा निकाल लो.
व्हाट इज कॉस अल्फा? ax by a, दैट इज 1/2, क्योंकि ax की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, 1/2। कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ कब होती है? 60 डिग्रीज पे। अब उल्टा करते हैं, मान लो मुझे याद ही नहीं आ रहा था, मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अरे कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी होती है क्या? नहीं होती है, तो गलत हो। यू आर रॉन्ग इफ यू आर राइटिंग वैल्यू ऑफ कॉस ग्रेटर देन 1, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। कॉस का जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, उस डोमेन ऑफ डेफिनेशन में आप कोई भी वैल्यू ले लो, कॉस की रेंज कभी भी -1 से +1 होती है। कॉस की वैल्यू कभी भी -1 से +1 से -1 से कम, +1 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ओके, सही। तो वैसे ही कॉस बीटा भी वही आएगा, क्योंकि ए वाई की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, तो 1/2 है, मतलब बीटा की वैल्यू वापस से 60 डिग्री आएगा। फिर कॉस ऑफ गामा az/a। ओके, तो अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करके बता रहा हूं। हमको पता है ay1 ax1, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू सेम, लेकिन गामा की वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि az की वैल्यू 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी फॉर योर सेटिस्फैक्शन लेट्स सॉल्व इट। az इज √2, दिस इज 2, √2/2 इज 1/√2। कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है? अल्फा 45 पे। आ गया क्या आंसर? आ गया, 60 60 45। तो कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन यू शुड नो, एंड दैट इज द रीजन दैट आई टोल्ड यू कि बिना रिवीजन के क्रैश कोर्स, बिना थियरी रिवीजन के क्रैश कोर्स का कोई मतलब नहीं है। सो ये सारा का सारा हमने थियरी में पहले किया हुआ है, जो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। 12th नंबर, द वैल्यू ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज। हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, उसका दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में वैल्यू निकालना है। हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, मान लो यूनिट वेक्टर है, उसका दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में वैल्यू निकालना है। मतलब घुमा फिरा के आपको वो प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं या फिर कंपोनेंट पूछ रहे हैं। सो इन शॉर्ट दे आर आस्किंग यू व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ, लेट अस से ये जो यूनिट वेक्टर है ना, उसको मैं मान लेता हूं सम नेम, आई विल जस्ट से लेट अस से बी कैप मान लेते हैं बी कैप, और ये वेक्टर ए बार है। तो बी बार का कितना शैडो, बी कैप का कितना शैडो, शैडो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रोजेक्शन का मतलब ही शैडो होता है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ, व्हाट इज द शैडो ऑफ बी कैप इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, ये पूछा है आपको, राइट? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट एक्स। डू यू रिमेंबर? अगर नहीं याद होगा तो बता देता हूँ। इट इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल थिंग। ओके, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक जो मैं बता रहा हूं वैसा, दूसरा अगर आपको वो पूछ क्या रहे हैं ये समझ में आ गया तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, फिर तो इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो कंपोनेंट कैसे निकालते हो आप? हाउ डू यू फाइंड आउट कंपोनेंट? इफ दिस एंगल इज थीटा, ओके, इफ दिस इज थीटा, व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? एडजेसेंट साइड क्या था आपका? x था, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? b है। तो x इक्वल टू b cos थीटा, राइट? लेकिन इन एनी केस b की वैल्यू तो 1 है, तो x इक्वल टू cos थीटा ऐसा आएगा, राइट? सो लेट्स टेक यू टू अ शॉर्टकट मेथड, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज forget about all this. Do you remember what is unit vector? मैं थोड़ा स्लो डाउन कर रहा हूं यहाँ पे। हमारे पास एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? ए बार वेक्टर है, ए बार वेक्टर है, करेक्ट? मुझे ऐसा बताना है कि डायरेक्शन ए बार का ही चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक अ न्यू वेक्टर, मुझे एक नया वेक्टर बनाना है जिसका डायरेक्शन ए बार जैसा ही चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। I want to have
a vector with magnitude 1 but direction of a bar. मतलब I want to make a vector of magnitude 1 but direction of a bar, उसको मैं बोलता हूँ a cap unit vector. By definition, any vector divided by its own magnitude is, it gives you unit vector in that direction. Vector divided by its own magnitude gives you unit vector. Vector divided by its own magnitude gives you unit vector. Correct? Right. अब क्वेश्चन पढ़ो. यही बोला है आपको, वैल्यू ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. मतलब आपको बेसिकली यूनिट वेक्टर ही पूछा है. तो समटाइम्स यू मे गेट कंफ्यूज विथ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन ही है, दिस इज आल्सो प्रोजेक्शन, राइट? एंगल 0 का प्रोजेक्शन है ना. हमने पहले क्या लिया था, हमने बोला था ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे, राइट? तो दिस इज द सेम थिंग, प्रोजेक्शन ही है वो, बट विद एंगल 0, cos 0 1. तो एनीवेज, तो the value of a unit vector, मतलब unit vector निकालो, by definition it is a bar by a, any vector divided by its own magnitude. What is a bar? A bar is 5 I cap minus 12 j cap. How do you find out magnitude of a? Ax square plus ay square. This is mod of a. So a bar का magnitude. What is ax 5 square minus प्लस माइनस 12 का स्क्वायर आएगा. ay इज माइनस 12, उसका स्क्वायर कर लेंगे, राइट? तो 5 I कैप माइनस 12 j कैप. व्हाट इज 5 स्क्वायर? 25. व्हाट इज 12 स्क्वायर? 144. व्हाट इज 25 प्लस 144? 169. व्हाट इज रूट ऑफ 169? 13. तो ये आ गया 5 I कैप माइनस 12 j कैप बाय 13, ऑप्शन नंबर डी. ओके, तो sometimes there is possible confusion. By the way, unit vector is also projection, component projection, लेकिन हम उस चीज में नहीं जाएंगे because it will become lengthy otherwise. तो easy question था. Next question. अब ये question थोड़ा slowly ही जाएंगे हम लोग. I am assuming कि अभी आपको unit vectors along x, इसको I कैप बोलते हैं, ये पता है. आपको यूनिट वेक्टर along y, इसको j कैप बोलते हैं, ये पता है. आपको ये पता है कि जब आप डायरेक्शंस की बात करते हो तो ईस्ट हमेशा पॉजिटिव x लिया जाता है, मतलब I कैप. वेस्ट हमेशा नेगेटिव x लिया जाता है, मतलब माइनस I कैप. नॉर्थ हमेशा पॉजिटिव y लिया जाता है, मतलब j कैप. और साउथ हमेशा नेगेटिव y लिया जाता है, मतलब माइनस j कैप. ये पता है. अंडर दिस assumption we will solve this particular question. A car travels 6 kilometer north at an angle of 45 to the east. तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं. और एक चीज समझ लो, ये मैं यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये मैं यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में दिखा रहा हूं. वर्टिकल प्लेन. इन रियलिटी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है. जब आप रियल लाइफ में बात करते हो ना, मेरे सामने सनराइज हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? सामने ईस्ट है, मेरे पीछे वेस्ट है, राइट? है ना? ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 पे नॉर्थ है, और ऐसा ही होता है ना. और ईस्ट से क्लॉकवाइज 90 पे साउथ है. तो ये डायरेक्शंस ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल पे होते हैं. मैं सिर्फ ड्रॉ करते वक्त यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ. कंफ्यूजन होता है क्योंकि अर्थ अगर मैंने ले लिया तो इस केस में जब मैं डायरेक्शन बताऊंगा तो मैं अर्थ पे डायरेक्शन बताऊंगा, ना कि ऊपर. ऊपर वो अल्टीट्यूड है. यू आर शोइंग ऑलवेज directions on horizontal plane. You are showing directions here on the earth.
नॉट अबव अर्थ। ओके, ये कंफ्यूजन बाद में हो सकता है, इसलिए अभी से याद रखो। एनीवेज, अभी क्या बोला है, अ कार ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हमारे पास एक गाड़ी है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 टू द ईस्ट। मतलब ऐसे स्ट्रेट ऊपर नहीं जा रहा है वो, इट इज गोइंग एट एन एंगल ऑफ 45 टू द ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ये बताने की कोशिश है उनकी। So they are trying to tell you, in fact they are telling you that the car is traveling northeast। मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो है दिस इज फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, आगे और एक डिस्प्लेसमेंट दिया है, दिस इज फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट S1 बार। अभी ये एंगल 45 है, डेफिनेटली 45 है, तो दिस वेक्टर इज S1 बार। ये एंगल 45 है, ये भी 45 है। इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट करो, y कंपोनेंट करो, दोनों सेम ही आएंगे। तो हम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट करेंगे, किसके, इस वेक्टर के कंपोनेंट करेंगे। इसका x कंपोनेंट यहाँ जाएगा, इसका y कंपोनेंट यहाँ आएगा। ओके, इसका x कंपोनेंट होगा S1 cos 45 I कैप, और इसका y कंपोनेंट होगा S1 sin 45 J कैप। राइट, करेक्ट। Just for convenience, you have to split it here itself. What is cos 45? 1 by root 2. तो आप ऐसा लिख सकते हो, S1 बार is S1 cos 45 I cap plus S1 sin 45 J cap. राइट, मतलब S1 की वैल्यू कितनी थी, 6 किलोमीटर थी, 6 किलोमीटर थी, 6 बाय रूट 2, क्योंकि cos 45 रूट 2 होता है आई कैप, प्लस 6 बाय रूट 2 जे कैप। ऐसा आपका आ गया S1 बार। ऑल राइट, गुड, दिस इज समथिंग यू शुड नो। अभी क्या बोला है, देन travels distance of 4 kilometer towards north at an angle of 135 to the east। मतलब गाड़ी इस पॉइंट के बाद अभी भी नॉर्थ में जा रहा है, सिर्फ अभी एंगल 135 कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट, 135 विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है गाड़ी। अब नाउ द व्हीकल इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो S2 बार, इसके दो कंपोनेंट होंगे, डेफिनेटली आपको एंगल्स करते आने चाहिए फॉर सिंप्लिसिटी। मैंने जैसे बताया, मेरी मर्जी में वेक्टर को जहां चाहूं रखूं, आई कैन मूव इट विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख देता हूँ S2 को, क्या फर्क पड़ता है। तो एक काम करते हैं, पहले इस कंपोनेंट को यहाँ से मूव करके यहाँ लिख देते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये जो S2 वेक्टर था, S2 वेक्टर जो इनिशियली यहाँ था, मैं उसको यहाँ रख रहा हूँ। खिचड़ी मेस, एक जगह पे मेस ना बन जाए, इसके लिए थोड़ा क्लीन रख देते हैं उसको। कहाँ गया S2? सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। अभी इसके कंपोनेंट करो, जैसे आपने S1 के किए वैसे अभी S2 के कंपोनेंट करो। अभी S2 के कंपोनेंट कैसे करेंगे, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके राइट, इसको थोड़ा कुछ कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स से ये एक कंपोनेंट हो गया S2 का, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ गया S2 का ओवर हियर। तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ S2। एक कंपोनेंट आएगा
वापस बाय द वे ये एंगल 135 है, तो इफ दिस इज 135 दिस इज 45, ये आएगा S2 cos of 45 बट विथ माइनस आई कैप, क्योंकि उसका डायरेक्शन कहां पे है, नेगेटिव, मतलब वेस्ट में है, नेगेटिव एक्स में है। और ये जो S2 का दूसरा कंपोनेंट है ये S2 sin 45 जे कैप, तो S2 बार आप लिख सकते हो S2 विथ अ नेगेटिव साइन cos 45 आई कैप प्लस S2 sin 45 जे कैप। S2 बार इज इक्वल टू माइनस S2 की वैल्यू 4 थी, cos 45 √2 है, प्लस 4 बाय √2 जे कैप। मैं ये वेक्टर्स इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है इन रियलिटी, दिस इज ओरल क्वेश्चन, बट आफ्टर यू आर एक्सपर्ट इन डूइंग कंपोनेंट्स। सोचना कैसे होता है, नॉर्थ ईस्ट एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और 45 है ना, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ से भी 45 ईस्ट से भी 45, मतलब दोनों कंपोनेंट्स तो सेम आएंगे, सिंपल, दोनों कंपोनेंट्स से सेम आएंगे। मतलब आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन हियर, मैं बोल सकता था कि Sx और Sy पहले केस में कंपोनेंट सेम आएंगे, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होगी, आई कैप जे कैप। तो कैसे सोचना होता है, ऐसा सोचना होता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब एक्स कंपोनेंट वैल्यू क्या थी, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर था ना, तो 6 बाय √2 आई कैप। ऐसा क्यों लिखा, मैंने जैसे बताया 45 डिग्री है, तो एक्स कंपोनेंट आएगा वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर राइट इनटू cos ऑफ 45 आई कैप, y कंपोनेंट आएगा 6 बाय √2 जे कैप, 6 बाय √2 जे कैप, ऐसा आएगा वो। तो यू शुड बी एक्सपर्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर 135 डिग्री टू द ईस्ट सुनते से ही पता होना चाहिए S2 की वैल्यू कितनी, 4, तो -4 बाय √2 आई कैप और +4 बाय √2 जे कैप। दिस इज व्हाट you should know, at this level you should know things। मिल गया, अभी आगे पढ़ते हैं। How far is the point from the starting point? मतलब ऐसा है कि गाड़ी पहले ओरिजिन से मान लो ए पॉइंट तक गई, ए से फिर डायरेक्शन चेंज करके वो बी पॉइंट तक गई, मैंने यही वेक्टर शिफ्ट करके दिखाया है, आई हैव शोन दिस सेम S2 जस्ट बाय शिफ्टिंग, बी तक गई। आपको पूछा है व्हाट इज दिस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यही पूछा है आपको। हाउ फार कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से बी पॉइंट का, ऐसा पूछा है, हाउ फार डिस्टेंस पूछा है आपको, राइट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द एंगल, है ना, व्हाट एंगल डज द स्ट्रेट लाइन joining its initial and final position makes with the east। मैंने इसलिए ही बताया था इस डायग्राम को हम लोग सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए रखते हैं, इन रियलिटी you will have to use something like this। तो घर से निकलते ही नॉर्थ ईस्ट चलते ही 6 किलोमीटर, भूल गए थे रास्ता, रास्ते में उसका घर नहीं था, टर्न ले लिया, वेरी गुड, सॉरी फॉर माई पुअर जोक्स, बट ऐसा ही सीखते हैं हम लोग। ओ से ए गए, ए से बी गए। अभी पूछा है ये कि ओ से बी कितना डिस्टेंस है, ओ से बी कितना डिस्टेंस है, और इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो वेक्टर ड्रॉ करोगे, मतलब ओ बी वेक्टर जो होगा उसने कितना एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट। तो दिस अल्फा लेटर से आपको अल्फा पूछा गया है और ओ बी वेक्टर का लेंथ पूछा गया है, वेरी गुड। तो लेंथ तो निकालना जोक है, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे नेट डिस्प्लेसमेंट,
हाउ डू फाइंड आउट नेट डिस्प्लेसमेंट? मैंने इसीलिए बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी अभी लिखा था मैंने, हमने बोला था ना, बोला था कि नहीं, ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर? S2. दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर? S1. तो S2 बार माइनस S1 बार ऐसा आता है, S2 बार माइनस S1 बार ऐसा आता है नेट डिस्प्लेसमेंट. ओके, S2 बार, व्हाट इज S2 बार? minus 4 by root 2 I cap plus 4 by root 2 J cap minus S1 bar 6 by root 2 I cap, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पूरा ब्रैकेट में आएगा ना. इट विल बी लाइक दिस, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये माइनस. ओके, तो नेट डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करने के बाद कर लो सॉल्व, क्या ही फर्क पड़ता है. सो व्हाट इज दिस? 4 by root 2 I cap minus 6 by root 2 I cap, मतलब minus 10 by root 2 I cap. minus 10 by root 2 I cap. J cap के क्या हाल है? J cap का हाल क्या है? 4 by root 2 J cap minus 6 by root 2, मतलब minus 4 minus 6 is 2, 2 by root 2 J cap. करेक्ट, राइट. तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैं इसको S बार नोट कर देता हूं, तो इसको फाइंड करो. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ S बार? अंडर रूट ऑफ X कंपोनेंट स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट स्क्वायर. करो इसको सॉल्व, क्या आ जाएगा? ये 100 by 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 by 2, मतलब कितना? 104 by 2, मतलब कितना? रूट ऑफ 52. रूट 52 किलोमीटर है, तो ऑप्शन ए और बी तो हो नहीं सकता है ना. और ऑप्शन सी और डी तो गलती से सेम ही प्रिंट हुआ है, नहीं सेम नहीं है, 5 और रूट 5 है. वेरी गुड, तो सी और डी में से एक होगा. हाउ डू यू फाइंड आउट एंगल? एंगल आप हमेशा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट करते हो. तो यू ऑलवेज बाय द वे, दिस इज वन मोर थिंग, वेक्टर्स का अगर बेसिक्स नहीं पता होगा तो फिर एंगल निकालने के लिए y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट किया जाता है, ये तो पता होगा. किसका y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट? पहले वेक्टर का, S1 वेक्टर का या S2 वेक्टर का? किसका? दोनों का नहीं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S बार का. ओके, S बार क्या था आपके पास? ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट. करो y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, माइनस 2 by root 2, ओके, माइनस 10 by root 2 हो गया. तो tan अल्फा इज 1 by 5, तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1 by 5. पर ऐसा तो है ही नहीं ऑप्शन में. है क्या ऐसा ऑप्शन में? नहीं है, आंसर में नहीं है. तो फिर क्या करेंगे? आंसर में नहीं है तो क्या करोगे? सो दिस इज अ मिसप्रिंट. ओके, दिस इज अ मिसप्रिंट. तो यहाँ पे 1 by 5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी. एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा tan यूज होता है. ये tan यूज क्यों होता है? तो जो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर दिए हैं उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा दिया हुआ है. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स में वो इन डिटेल एक्सप्लेन किया है आपको कि why to take tan, why cannot I take sin, why cannot I take cos. This is how you can solve it. Okay, ऑप्शन नंबर सी आएगा इस केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two forces, 1 Newton and 2 Newton, act along the line x equal to 0 and y equal to 0 respectively. Then the resultant forces would be, this is a joke question, x component, x axis, y axis. आपके पास दो फोर्सेस है, एक एक्ट हो रहा है along x equal to 0. What is x equal to 0 line?
विच लाइन x इक्वल टू 0? y एक्सिस, ये पता होना चाहिए. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. x इक्वल टू 0 means y axis and y equal to 0 means x axis. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं, this is very simple thing, okay, this is extremely simple thing. x equal to 0, y एक्सिस पे मैं पॉइंट यहां लू या यहां लू या यहां लू या यहां पे लू या कहीं पे भी लू, आप हमेशा लिखते हो ना x कोऑर्डिनेट 0, y, ऐसे लिखते हो ना. अगर यहां लिख रहे हो तो 0, 1, यहां लिख रहे हो तो 0, 2, नीचे लिख रहे हो तो 0, -2, -3 जो भी होगा. तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये पता होना चाहिए. तो फोर्स F1 वेक्टर 1 न्यूटन along x equal to 0 मतलब along y axis मतलब 1 j cap. Force F1 is 1 Newton. It is acting along x equal to 0 मतलब it is acting along y axis, 1 j cap. Force F2 is 2 Newton and it is acting along y equal to 0 मतलब x axis. तो resultant force क्या आएगा? Addition F1 bar plus F2 bar. So 2i cap plus j cap. Option number D. Right? This is how you can solve this particular question. Simple. Next question. Following forces start acting on a particle at rest at the origin of the coordinate system simultaneously. हमारे पास एक XYZ सिस्टम है, मतलब 3 dimensional system है basically. So you have x axis here, z, and y. You have a particle which is at origin initially. All right, so that is at origin, and now these forces, they start acting simultaneously. Then the particle will move, xy plane में move करेगा, yz plane में move करेगा, xz plane में move करेगा, या फिर along x axis move करेगा. ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ नेट फोर्स निकालना होता है. नेट फोर्स मतलब यहाँ पे आपको एडिशन करनी होती है. तो यू जस्ट हैव टू एड अप F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार प्लस F4 बार, एडिशन कर लो. F1 बार इज -4i कैप -5j कैप प्लस 5k कैप. F2 बार इज 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 6k कैप. F3 bar is -3i cap plus 4j cap minus 7k cap, and F4 is 2i cap minus 3j cap minus 2k cap. -4 -5 मतलब +1, -3, 1 -3 is 2 और 2 कैंसल हो गया, मतलब i cap टोटल 0 आ गया. राइट. j कैप -5 प्लस 8 3, 3 में 4 ऐड किया 7, 7 में से 3 माइनस किया 4. ओके, तो +4 j कैप. 5 और 6 11 में से 7 गए 4 और 2 गए तो 2 बचेगा, +2 k कैप. मतलब आपके पास आ गया 4 j कैप प्लस 2 k कैप. ये आ गया नेट फोर्स. राइट. नेट फोर्स कौन से प्लेन में है? j कैप k कैप, मतलब कौन सा? y z. तो फोर्स जिस प्लेन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी प्लेन में होगा ना. मैं फोर्स लगा रहा हूँ x एक्सिस के अलोंग, पार्टिकल जा रहा है z एक्सिस में, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है. तो फोर्स कहाँ पे है? फोर्स है yz प्लेन में. रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कहाँ पे है? नेट फोर्स है यहाँ पे yz प्लेन में. So net force is here in this particular plane, yz plane. This is net force. The particle will move in yz plane. Option number B. In such cases, just add up forces. Check in the resultant what directions you have. If you have I cap j cap होता तो
XY प्लेन में मूव हो रहा होता, J कैप K कैप है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं YZ में है। I कैप K कैप होता तो हम बोलते हैं XZ प्लेन में मूव हो रहा है। सिर्फ I कैप होता तो बोलते हैं X एक्सिस में मूव हो रहा है। सिर्फ Y कैप सिर्फ J कैप होता तो बोलते हैं Y एक्सिस में मूव हो रहा है। सिर्फ K कैप बचता तो बोलते हैं Z एक्सिस के अलावा मूव हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure below shows a body of mass m moving with uniform speed, UCM case, uniform circular motion, on a circular path of radius r. What is the change in acceleration in going from P1 to P2? मैंने इसलिए बताया था वो फॉर्मूला, वो डेल्टा वी का जो फॉर्मूला था ना, वो यहाँ पे डेल्टा ए के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डेल्टा ए इक्वल टू ए ऑफ कोर्स विथ 2a sin थीटा बाय 2। कहाँ से आया? वही है, वही तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वैसा ही है ये भी, सिर्फ वहां पे वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट था, है ना, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट था। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा? सेंट्रीपिटल। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो initial acceleration will be here towards center, final will be here towards center। तो दोनों ही केस में towards center। मैंने अभी अभी तो बताया आपको कि आपके पास ये एक वेक्टर है और आपके पास ये एक वेक्टर है, करेक्ट? राइट। I just told you कि you have luxury to move vector wherever you want। इसको यहां से उठा के यहां रख देते हैं। कितना एंगल बना दोनों में? 90 डिग्री। थीटा कितना? 90 डिग्री। थीटा 90 है, थीटा 90 है, तो चेंज इन एक्सेलरेशन कितना होगा? डेल्टा ए कितना होगा? डेल्टा ए will be 2a sin of 90 by 2, मतलब 2a sin 45, करेक्ट? 2a sin 45, राइट। तो 2a sin 45 is 1 by root 2, मतलब रूट 2a। मैंने क्या बताया अभी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। तो रूट 2 v स्क्वायर बाय r है क्या ऐसा? रूट 2 v स्क्वायर बाय r, ऑप्शन नंबर डी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। सो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन you have two accelerations, one is tangential, other is radial or centripetal। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना था आपको, pretty simple task। आ गया फिर वही, a particle is moving on a circular path of radius r with uniform velocity, change in velocity when the particle moves from p to q। अभी ये जो की है, डेल्टा v is 2v sin of थीटा बाय 2। थीटा आपको 40 दिया है, तो 2v sin 40 by 2 मतलब 2v sin 20, राइट? गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बार 17 and 18। ओके, a bar is 2i cap plus 3j cap minus k cap, b bar is minus I cap plus 3j cap plus 4k cap। प्रोजेक्शन ऑफ a bar on b bar, मैं इसलिए बता रहा था तब प्रोजेक्शन, अभी बता देता हूँ। a वेक्टर है, b वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है। a वेक्टर का शैडो कंपोनेंट अलोंग b bar, अगर एंगल थीटा है दोनों में तो x, तो मैं मान लेता हूं a का प्रोजेक्शन, a का कंपोनेंट b पे, a का शैडो b पे, इट इज x, राइट? व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन
हाइपोटेन्यूज, मतलब x विच इज प्रोजेक्शन, इट इज a cos थीटा। तो हमको a cos थीटा फाइंड करना है इन शॉर्ट। प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार इज a cos थीटा। Do you know a bar dot b bar is equal to ab cos theta? But do you also know a bar dot b bar is ax bx plus ay by plus az bz, equation 2 equation 1, right? लेकिन ये इक्वेशन 1 में हमने जब लिखा a बार डॉट b बार इक्वल टू ab cos थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a बार डॉट b बार इक्वल टू b को साइड में कर लेंगे a cos थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं a cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार अपॉन b, राइट? अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। अगर ऐसा बोला हो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार या फिर कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, पहला वेक्टर कौन सा बोला ए बार, दूसरा कौन सा बोला बी बार, तो इट इज ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। जो वेक्टर बाद में बोला गया है उसके मैग्नीट्यूड से डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो। अगर बोला होता प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ऐसा बोला होता तो आप ए बार डॉट बी बार बाय ए करते। ये ट्रिक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। तो स्ट्रेट अवे विदाउट राइटिंग मच थ्योरी पार्ट, मैंने आपको ये ट्रिक बता दिए, ये मैं रखता हूं फॉर योर रेफरेंस। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ऑन तो डिनोमिनेटर में वो बी डाल दो, ओके? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज ए बार डॉट बी बार बाय बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज ए बार डॉट बी बार बाय ए। तो हमको क्या पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, तो ए बार डॉट बी बार बाय बी। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ax bx plus ay by plus az bz अपॉन व्हाट इज b? b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, ax 2, bx माइनस 1, ay 3, by 3, az माइनस 1, bz प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अभी आपने ये देखा ना, ये bx है, ये by है, ये bz है, तो अंडर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ गया ऊपर माइनस 2 प्लस 9 माइनस 4, माइनस 2 प्लस 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9 and this is 16 if I am not wrong। तो यह आ गया आपके पास 9 में से 6 गए 3 बाय रूट ऑफ 26, 3 बाय रूट 26, ऑप्शन नंबर बी। तो इट्स ऑल गेम ऑफ फॉर्मूलाज एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन रिमेंबर फॉर्मूलाज। Projection of a bar on b bar, a bar dot b bar by b, projection of b bar on a bar, a bar dot b bar by a, खत्म। फिर a bar dot b bar आपको बताना चाहिए in terms of component ax bx plus ay by plus az bz, done। in the above example, मतलब इस एग्जाम्पल में 18 नंबर के क्वेश्चन में a unit vector perpendicular to both a bar and b bar is, ये आ गए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे। अगर ये बी बार है और ये ए बार है, आपको पता होगा ये ए बार, ये बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा वेक्टर होता है जो ए बार और बी बार दोनों को परपेंडिकुलर होता है। सो दिस वेक्टर इज ए बार क्रॉस बी बार, ओके। मैं फिलहाल
वो जो रूल है, स्क्रू रूल, A क्रॉस B गोज इनसाइड, B क्रॉस A गोज आउटसाइड। मैं यहाँ पे फिलहाल उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट डायरेक्शन, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि A बार क्रॉस B बार ये इन रियलिटी नीचे हो। वो वो मुझे वो मुझे स्क्रू रूल बता देगा, वो मुझे स्क्रू रूल बता देगा कि ये नीचे है कि ऊपर है। बट एट दिस मोमेंट आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने में जो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर हो। तो बाय डेफिनेशन कोई भी यूनिट वेक्टर, मैंने बताया ना यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हो, एक वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। हमको वेक्टर कहाँ चाहिए, ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर। तो मैं ए बार क्रॉस बी बार कर लूंगा, फिर मैं ए बार क्रॉस बी बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। खत्म। तो आपको क्या करना है, आपको ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उस क्रॉस प्रोडक्ट को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हो आप, ए बार क्रॉस बी बार कैसे करते हो, यू टेक डिटर्मिनेंट, पहले रो में लिखते हो आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे रो में लिखते हो ए के कंपोनेंट्स। ए के कंपोनेंट्स क्या है, 2 3 -1, 2 3 -1, 2 3 -1। बी के कंपोनेंट -1 3 4, -1 3 4। इसको सॉल्व करते हो, मैं सॉल्व नहीं करने वाला, ये आपको आना चाहिए, आपको पता होगा, राइट। तो मैंने कैलकुलेशंस कुछ करके रखे हैं शायद, यस मैंने करके रखे हैं। तो ये आता है आपका 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप, ऐसा आता है ये, करेक्ट। ये आ गया। फिर मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड वही फिर एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर, मतलब 8√3, 8√3, ये आएगा 8√3। तो n कैप विच इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार विल बी, ये इसमें से ना मैं 8 भी कॉमन निकाल देता हूं, जस्ट टू मेक थिंग्स लिटिल सिंपलर। तो 8 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बाय 8√3, 8 8 कैंसिल कर दो, तो n कैप आएगा आई कैप प्लस माइनस 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 जे कैप माइनस के कैप बाय √3, है क्या ऑप्शन नंबर ए, राइट। So that's all you need to know. Next question. Two constant forces. भी कांस्टेंट है, कैसे पता लगा कांस्टेंट है, x कंपोनेंट की वैल्यू 2 मतलब फिक्स वैल्यू, y कंपोनेंट की वैल्यू -3 मतलब फिक्स वैल्यू, और z की वैल्यू भी 3 फिक्स वैल्यू। पहले क्या था, पहले याद है कि आपको कल का और आज का 2 बार हमने रिपीट किया ये क्वेश्चन, ये फोर्स कांस्टेंट है क्या, नहीं, क्योंकि ये x और y पे डिपेंड करता है, x और y की वैल्यू चेंज हुई तो फोर्स चेंज होगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि x y z की वैल्यू कांस्टेंट, 2 -3 + 3, F2 में 1 1 और -2, so two constant forces F1 2 I cap -3 j cap plus 3 k cap Newton, and F2 I cap plus j cap -2 k cap Newton act on a body and displace it from the position, important, initial position vector to the final position vector. What is work done, मैंने अभी बताया था, work done is force vector dot displacement vector, force vector dot displacement कैसे निकालते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फोर्स वेक्टर, अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया, ये दिस इज एन इशू। व्हाट इशू, अभी आप बोलोगे कि फिर ये दो कांस्टेंट फोर्सेस है ना, तो दोनों कांस्टेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो फिर F कौन सा लो, F1 लो कि F2 लो। तो मैंने पहले ही बताया ऐसे केसेस में F1 प्लस F2 किया जाता है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। व्हाट इज F1 प्लस F2, 2
+1 मतलब 3 आई कैप, 3 आई कैप -3 +1 -2 j कैप, 3 में से 2 गए -k कैप, और डॉट विथ R2 बार -R1 बार, R2 बार कितना 7 आई कैप, -1 आई कैप गया तो 6 आई कैप, फिर 10 में से 2 गए तो 8 जे कैप प्लस के साथ, फिर 5 में से 5 माइनस ऑफ माइनस मतलब 7, ये एडिशन आप कर लोगे, हाँ एडिशन आपको करना है, हो गया। अभी डॉट प्रोडक्ट जब है दो वेक्टर में तो सिर्फ आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप सर्वाइव करता है, बाकी सब आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, ये सब 0 हो जाएंगे। तो 3 × 6 आई कैप डॉट आई कैप डॉट आई कैप, दैट इज 1 ऑफ कोर्स, फिर माइनस मतलब प्लस -2 × +8 जे कैप डॉट जे कैप, फिर प्लस -1 7 के कैप डॉट के कैप, ऐसा आएगा। 18 - 16 - 7, 18 में से 16 है ना, कितने +2 -7, मतलब ये आ जाएगा आपका टोटल -5। अभी ऐसा तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है तो फिर देखो चेक करो कुछ गलती हुई क्या, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल, हाईली लाइकली दैट देयर इज सम मिस्टेक। लेट मी चेक। एडिशन किया ना 3 -2, 3 में से 1 गया तो 1, दैट इज करेक्ट। अच्छा ये गलती हो गई, ये प्लस होना चाहिए। देखो एक छोटी सी मिस्टेक क्या क्या गलती करवा सकती है, ये एक माइनस की जगह पे प्लस सॉरी प्लस की जगह पे 1 माइनस किया, क्योंकि मैं जब F1 और F2 को ऐड कर रहा था तो 3 - 2 मतलब +1, एक गलती, स्मॉल मिस्टेक, डिफरेंस ऑफ जहां +4 मिलना चाहिए था वहां -1 मिलेगा, ऐसा है। हो गया अभी क्वेश्चन सॉल्व। अभी आ गया 9 जूल, है ना, 18 - 16 2 में 7 ऐड कर दिए 9 जूल, ऑप्शन नंबर 1। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ, क्योंकि गलती होने के चांसेस होते हैं व्हेन यू आर इन हरी। ओके गुड। फॉर एनी टू वेक्टर्स a bar and b bar, a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar cross b bar। सबसे पहली चीज आप a bar dot b bar इक्वल टू a bar cross b bar लिख ही नहीं सकते, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर वैल्यू होती है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। तो स्केलर इक्वल टू वेक्टर ऐसा कुछ होता नहीं है, तो स्केलर इक्वल टू स्केलर या फिर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट दिया है। a bar dot b bar is mod of a bar cross b bar। magnitude of c which is a bar plus b bar is equal to, आपको c बार निकालना है जो a बार और b बार का सम है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले a बार डॉट b बार का डेफिनेशन लिख लेंगे, ए बी cos थीटा, इसका डेफिनेशन है ए बी साइन थीटा, ए बी कैंसल, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। या तो सीधा समझ लो कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा 45 डिग्री पे ही होता है, तो थीटा 45 लिख लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कैसा हो गया, तो बोलना 1 इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे होती है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट at this stage after preparation of 2 or 3 years probably sin equal to cos 45 डिग्री एंगल, इतना फास्ट आपका प्रोसेसिंग होना चाहिए। वैसे तो देख के समझना चाहिए, ए बार डॉट बी बार मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, थीटा 45 डिग्री। अब और एक चीज समझनी चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं हमको, इसको सी बार बोल दिया, क्योंकि अगर आर बार बोला होता तो हमको समझ में आ जाता ना कि रिजल्टेंट है, फिर हमको समझ में आ जाता ना कि रिजल्टेंट क्या होता है, ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर, आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, +2ab cos थीटा।
तो हमको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ये आर बार नहीं बोलते, ये इसको सी बार बोल देंगे। फिर आप सोचते बैठोगे अरे सी बार ए बार प्लस बी बार क्या आएगा, रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का एडिशन रिजल्टेंट ही होता है, तीसरा वेक्टर होता है। So you have to be prepared with such kind of questions. So C is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos of 45. Cos of 45 is 1 by root 2, है ना? Cos of 45 is 1 by root 2. तो ये आएगा under root of a square plus b square plus 2ab by root 2, मतलब root 2ab आ जाएगा ये। तो under root of a square plus b square plus under root of 2ab. Option number D. This is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा आपको solve करना है. Okay. So next question. Which of the following is unit vector perpendicular to a bar and b bar? Which of the following is a unit vector perpendicular to a bar and b bar? ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ऑप्शन नंबर सी। कैसे? डेफिनेशन है वो, तो देखो जरा डेफिनेशन क्या है जी। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स नॉट कीप एनीथिंग पेंडिंग। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार बाय डेफिनेशन? ए बी साइन थीटा एन कैप। व्हाट इज एन कैप? ये एन कैप, देखा क्या ये एन कैप? ये वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछा है। They are asking you the same question, just going round and round. याला म्हणतात चेष्टा करणे. So they are teasing you. Very simple thing. N cap is a bar cross b bar upon ab sin theta. Done. Option number C. खत्म. 23. Two vectors p bar q bar will be parallel. अब मुझे बताओ, हमारे पास p बार है, हमारे पास q बार है, दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल जीरो है। एंगल जीरो है, एंगल जीरो है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, राइट? जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो उससे एक कंडीशन बनती है, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट कंडीशन। आपको वो कंडीशन पता होनी चाहिए। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट प्रूविंग दैट कंडीशन, इट विल टेक टाइम। वो थ्योरी में होना चाहिए था। फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, कौन से दो? p बार विच इज px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप एंड q बार इज इक्वल टू qx i कैप प्लस qy j कैप प्लस qz k कैप। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, देन इसके x कंपोनेंट्स का रेशो px by qx इक्वल टू py by qy आता है, इक्वल टू pz by qz आता है। ये आता है फॉर टू पैरेलल वेक्टर, ऐसा ही होता है वो। तो px क्या है हमारे पास? 2 है ना, 2। qx क्या है हमारे पास? 1। py क्या है? b। qy 1। फिर z लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो b इक्वल टू 2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी खत्म। तो दो पैरेलल वेक्टर के लिए x कंपोनेंट का रेशो इक्वल टू y कंपोनेंट का रेशो इक्वल टू z कंपोनेंट का रेशो ऐसा आता है। इसको हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट हैव टाइम टू डिराइव नाउ। 24th क्वेश्चन आई विल लीव इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू, क्योंकि मैंने अभी इस टाइप का, इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लिया है। तो समथिंग यू शुड डू ऑन योर ओन आल्सो, राइट? एंड आल्सो दिस वन, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आप ट्राई करो, और ऐसे दो क्वेश्चन और 8th and 9th क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, ये हम 1D मोशन में वैसे भी करने वाले हैं, राइट? सो दैट्स एंड ऑफ चैप्टर 1, chapter 0 in reality vectors. So this is end of today's session also.